हाय एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर संजना सिंह और हम कर रहे हैं HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के टॉपिक्स को वन बाय वन। के लेक्चर में हमने मार्क्सिज्म को कवर किया था और आज हम करेंगे पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन। लेकिन ये सारे क्वेश्चंस करने से पहले जो कि हम रीड करेंगे, मैं चाहती हूँ कि एक बार आप ब्रीफली स्ट्रक्चरलिज्म, पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन को समझ लें। ये वो PDF है जिसमें हमने असिस्टेंट प्रोफेसर HPSC के द्वारा प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस को सिस्टमैटिकली यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज अरेंज किया हुआ है। आप यहाँ से अपना रिवीजन कर सकते हैं। PDF को डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक है, आप वहाँ जाके इसे डाउनलोड कर सकते हैं। स्ट्रक्चरलिज्म एक ऐसा अप्रोच है जो कहता है कि ह्यूमन कल्चर और लैंग्वेज को हम तभी समझ सकते हैं जब हम उसके पीछे के स्ट्रक्चर्स की स्टडी करें। जैसे फर्डिनेंड डी सोशोर ने बताया था, लैंग्वेज एक साइन सिस्टम है जिसमें हर वर्ड के दो पार्ट होते हैं, एक सिग्निफायर और एक सिग्निफाइड। सिग्निफायर वो है जो हम बोलते हैं और सुनते हैं, और सिग्निफाइड उसका मीनिंग होता है। स्ट्रक्चरलिज्म ये मानता है कि हर चीज़ बाइनरी अपोजिशंस में काम करती है, जैसे गुड बैड, मेल फीमेल, ब्लैक वाइट एक्सेट्रा। चलिए स्ट्रक्चरलिज्म की टर्म्स को पढ़ते हैं। जब भी आप सोशोर को पढ़ेंगे और स्ट्रक्चरलिज्म को तैयार करेंगे तो ये टर्म्स आपके सामने ज़रूर आएंगी। सिग्निफायर एंड सिग्निफाइड। सिग्निफायर जो वर्ड या साउंड हम बोलते हैं, जैसे कि ट्री, उसे सिग्निफायर कहते हैं। सिग्निफाइड उस वर्ड का मीनिंग या कॉन्सेप्ट, जैसे कि पेड़ की इमेज, वो सिग्निफाइड है। लैंग एंड पैरोल। लैंग मतलब लैंग्वेज, लैंग्वेज का सिस्टम, जैसे कि ग्रामर के रूल्स, और लैंग हमेशा कलेक्टिव होता है। पैरोल क्या होता है, वो हमारी एक्चुअल स्पीच या फिर यूज़ ऑफ लैंग्वेज बाय इंडिविजुअल होता है, और इसलिए पैरोल जो है वो सबका अलग अलग होता है। अगली टर्म है बाइनरी अपोजिशन। ऑपोजिट आइडियाज़ जो कंस्ट्रक्ट या क्रिएट करते हैं, एग्जाम्पल लाइट डार्क, मैन वुमेन, गुड इविल। स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि मीनिंग तभी बनता है जब हम कॉन्ट्रास्ट को समझते हैं। मिथोलॉजीज। रोला बार्थ ने डेली लाइफ के कल्चर को मिथ बोला है। जिसे हम नेचुरल समझते हैं वो एक्चुअली कंस्ट्रक्टेड है। एग्जाम्पल के लिए जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स होती हैं वो जेंडर रोल्स को मिथ बना देती हैं। इसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स और वर्क्स आपको ज़रूर याद रखने हैं। स्ट्रक्चरलिस्ट थियोरी के इंपॉर्टेंट थिंकर्स और वर्कर्स, जो भी इसके इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, वो आपको ज़रूर याद रखने हैं। स्ट्रक्चरलिज्म थियोरी के कुछ इंपॉर्टेंट थिंकर्स हैं और उनके कुछ बहुत फेमस वर्क हैं। अगर आप इस थियोरी की स्टडी कर रहे हैं तो आपको ये चारों राइटर्स को बहुत ध्यान से पढ़ना है। फर्डिनेंड डी सोशोर, इन्हें फादर ऑफ लिंग्विस्टिक्स भी कहा जाता है, और इनकी एक बुक है कोर्स इन जनरल लिंग्विस्टिक्स। इसमें इन्होंने साइन, स्ट्रक्चर, इन सब की बात की है। सिग्निफायर, सिग्निफाइड, ये सब इस बुक में आपको पढ़ने को मिलेंगे। क्लोड लेवी स्ट्रॉस ने स्ट्रक्चरल एंथ्रोपोलॉजी में ऐसी ही बातें करी हैं, जिसमें वो लैंग्वेज और उसके मीनिंग की बात करते हैं। रोला बार्थ की एक बहुत फेमस बुक है मिथोलॉजीज, जिसमें वो स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं। लैकेट ने सिगमंड फ्रॉइड के जो वर्क्स हैं उनको स्ट्रक्चरलिस्ट लेंस से देखकर उनकी स्टडी की है। हमारी अगली थियोरी है पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म, और ये HPSC असिस्टेंट प्रोफेसर में आपका प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस का पार्ट है। चलिए पहले पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की डेफिनेशन को समझते हैं। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म एक रिएक्शन है स्ट्रक्चरलिज्म के अगेंस्ट। स्ट्रक्चरलिज्म कहता था कि मीनिंग फिक्स्ड है, लेकिन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म कहता है कि मीनिंग कभी भी स्टेबल नहीं होता, हर बार कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से बदलता रहता है। ये थियोरी लैंग्वेज का एक ऐसा डिस्कोर्स के रूप में देखने को मिलती है जहां पावर, आइडियोलॉजी और आइडेंटिटी का भी बहुत बड़ा रोल है। ये थियोरी लैंग्वेज को एक डिस्कोर्स के रूप में देखती है जहां पावर, आइडियोलॉजी, आइडेंटिटी का बहुत बड़ा रोल है। फूको ने बताया कि नॉलेज और पावर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। जहां भी नॉलेज होती है वहां पावर भी होती है। पहली टर्म है डिस्कोर्स, लैंग्वेज प्लस पावर का सिस्टम जिसमें मीनिंग बनता है। फूको कहता है डिस्कोर्स ही डिफाइन करता है कि क्या नॉर्मल है और क्या नहीं। डिस्कोर्सेस सोसाइटी में रूल्स और आइडेंटिटीज बनाते हैं। अगली टर्म है पावर एंड नॉलेज। फूको कहते हैं कि नॉलेज कभी न्यूट्रल नहीं होती। जहां नॉलेज है वहां पावर भी है, दोनों इंटरकनेक्टेड हैं, जैसे कि स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, जहां रूल्स से लोगों को कंट्रोल किया जाता है। अगली टर्म है सब्जेक्टिविटी। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में सब्जेक्ट या आइडेंटिटी एक स्टेबल सेल्फ नहीं होता। हमारी आइडेंटिटी डिस्कोर्सेस से बनती है, यानी हम जिनके साथ कांटेक्ट में आते हैं हमारी आइडेंटिटी वही लोग डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट टर्म है इंटरटेक्चुअलिटी। जूलिया क्रिस्टीवा का कॉन्सेप्ट है ये, और वो कहते हैं कोई भी टेक्स्ट जो है कभी आइसोलेटेड नहीं होता, हर टेक्स्ट दूसरे टेक्स्ट से जुड़ा होता है। एग्जाम्पल, एक मूवी या नॉवल किसी दूसरी कहानी, हिस्ट्री या मीडिया से इन्फ्लुएंस होती है। फिफ्थ टर्म या कॉन्सेप्ट है द डेथ ऑफ द ऑथर बाय रोला बार्थ।
रौलाबाद का आइडिया है कि जब एक टेक्स्ट लिखा जाता है तो दूसरा मीनिंग सिर्फ ऑथर के इंटेंशन से नहीं बनता, रीडर भी उसका मीनिंग बनाते हैं। टेक्स्ट का कंट्रोल रीडर के पास होता है, ना कि राइटर के पास। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के इंपॉर्टेंट थिंकर्स में आते हैं मिशेल फूको, जिन्होंने डिसिप्लिन एंड पनिश, द आर्कोलॉजी ऑफ नॉलेज, ये 2 फेमस टेक्स्ट लिखे हैं। रौलाबाद ने लिखा है डेथ ऑफ द ऑथर, जूलिया क्रिस्टीवा डिजायर इन लैंग्वेज, और जीन फ्रैंकोइस लुटार्ड ने लिखा है द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन। हमारी अगली थियोरी है द थियोरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन। चलिए पहले समझते हैं कि डीकंस्ट्रक्शन होता क्या है। देखिए, डीकंस्ट्रक्शन एक रीडिंग टेक्निक है जो जैक देरिडा ने डेवलप की थी। इनका मकसद है कि किसी भी टेक्स्ट को इस तरह पढ़ो कि उसके अंदर छुपे कॉन्ट्राडिक्शन सामने आ जाएं। देरिडा कहते हैं कि मीनिंग कभी एक जगह पर फिक्स नहीं होता, वो हमेशा डेफर होता है। इस कॉन्सेप्ट को उन्होंने डेफरेंस कहा है। डीकंस्ट्रक्शन ये भी कहता है कि हर टेक्स्ट अपने आप को कॉन्ट्राडिक्ट करता है और इसी कॉन्ट्राडिक्शन से हम मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं। डीकंस्ट्रक्शन थियोरी की कुछ की टर्म्स हैं जिसके बारे में आपको ज़रूर पता होना चाहिए। इसकी पहली टर्म है डेफरेंस। डेरिडा का मानना है कि मीनिंग कभी फिक्स नहीं होता, वो डेफर या फिर डिले होता रहता है, उसी को डेफरेंस कहते हैं। हर वर्ड का मीनिंग दूसरे वर्ड पर डिपेंड करता है और ये एक इन्फिनिट चेन है। डिक्शनरी में भी एक वर्ड के लिए आपको दूसरे वर्ड को पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। अगली टर्म है बाइनरी अपोजिशन। डीकंस्ट्रक्शन में ये अपोजिशन, जिसमें मेल फीमेल हमने अभी बात की थी, को चैलेंज किया जाता है। डेरिडा कहते हैं ये अपोजिशंस बायस्ड होते हैं, एक को सुपीरियर और दूसरे को इंफीरियर बना दिया जाता है। इनको रिवर्स करके क्वेश्चन करना ही डीकंस्ट्रक्शन का पार्ट है। अगली टर्म है एफोरिया। जब एक टेक्स्ट अपने ही मीनिंग को कॉन्ट्राडिक्ट करता है, वहां एफोरिया होती है। मीनिंग क्लियर नहीं रहता, टेक्स्ट में कंफ्यूजन या एम्बिग्विटी आ जाती है। नेक्स्ट टर्म इज ट्रेस। हर वर्ड अपने साथ दूसरे वर्ड की छवि या फिर ट्रेस लेकर आता है। जब हम कोई वर्ड यूज करते हैं, उसके पीछे कई मीनिंग और रेफरेंसेस होते हैं। अगली टर्म है लोगोसेंट्रिसिज्म। वेस्ट में ट्रेडिशनली स्पीच को राइटिंग से बेटर माना जाता है। देरिडा इस बायस को चैलेंज करते हैं और कहते हैं कि दोनों फॉर्म इक्वली अनस्टेबल हैं। स्पीच भी राइटिंग की तरह अनसर्टेन होती है, इसलिए कोई सुपीरियर और कोई इंफीरियर नहीं होती। इसके इंपॉर्टेंट थिंकर्स और राइटर्स हैं जैक देरिडा, जिन्होंने इस पूरे के पूरी थ्योरी को प्रोपाउंड किया था अपने टेक्स्ट ऑफ ग्रामेटोलॉजी, राइटिंग एंड डिफरेंस और डिसिमिनेशन में। अगले इंपॉर्टेंट राइटर हैं पॉल डी मैन, जिन्होंने ब्लाइंडनेस एंड इनसाइट ये टेक्स्ट लिखा था और डीकंस्ट्रक्शन की थ्योरी को डेवलप किया था। लास्ट राइटर हैं जे हिलिस मिलर। इनका कंट्रीब्यूशन थ्योरी से ज़्यादा क्रिटिसिज्म में है, लेकिन आपको इनका नाम द थियोरी ऑफ डीकंस्ट्रक्शन के साथ कैसे जुड़ता है ये याद रखना है। चलिए अब थियोरी ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म और डीकंस्ट्रक्शन पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ डेफरेंस इन देरिडा's थियोरी? डेफरेंस इज कॉइन्ड बाय देरिडा दैट सजेस्ट मीनिंग इन लैंग्वेज इज ऑलवेज डेफर्ड। यहाँ तक आपको याद रखना है। अगर एग्जाम में एमसीक्यूज में पूछेंगे तो आपसे इतना ही पूछेंगे कि डेफरेंस का मतलब क्या होता है और वो क्या सजेस्ट करता है, या फिर आपसे पूछ सकते हैं कि किसने कॉइन करी है टर्म। तो आपको 2 आंसर्स मिलेंगे यहाँ से। एक तो डेफरेंस इज कॉइन्ड बाय डेरिडा और दूसरा आपको याद रखना है कि इसका मतलब होता है लैंग्वेज इज ऑलवेज डेफर्ड, इट नेवर अराइव्स कंप्लीटली। ये आप इसकी फर्दर एक्सप्लेनेशन है जो यहाँ से पढ़ सकते हैं। हाउ इज डेरिडा डिफाइन? हाउ डज डेरिडा डिफाइंस डीकंस्ट्रक्शन? कैसे डिफाइन किया है डीकंस्ट्रक्शन को? डीकंस्ट्रक्शन इज अ क्रिटिकल मेथड दैट एम्स टू एक्सपोज द इनहेरेंट कॉन्ट्राडिक्शंस इन अ टेक्स्ट। यहाँ तक आपका एमसीक्यूज में क्वेश्चन आपको ऑप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद एक्सप्लेनेशन है जो आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ से रीड कर सकते हैं। व्हाट डज बाइनरी अपोजिशन मीन इन थियोरी? हमने एक क्वेश्चन अभी किया था, आप इसको रिवाइज कर सकते हैं। बाइनरी अपोजिशंस आर पेयर टर्म्स। ये आपको यहाँ तक याद रखना है कि ये पेयर टर्म्स होती हैं जो एक साथ यूज होती हैं, जैसे कि गुड, इविल, मेल, फीमेल, वेयर वन इज प्रिविलेज ओवर द अदर। और अधिकतर जो बाइनरी अपोजिशंस होती हैं उसमें एक सुपीरियर और एक इंफीरियर टर्म मानी जाती है। व्हाई डज डेरिडा क्रिटिसाइजेस लोगोसेंट्रिसिज्म? आपको एक तो ये याद रखना है कि डेरिडा ने किसको क्रिटिसाइज किया है। डेरिडा ने क्रिटिसाइज करा है लोगोसेंट्रिसिज्म को। लोगोसेंट्रिसिज्म इज द बिलीफ इन एन अल्टीमेट स्टेबल मीनिंग ऑफ और ट्रुथ ऑफन एसोसिएटेड विद स्पीच और लोगोस। देरिडा कहते हैं कि मीनिंग तो कभी स्टेबल होता ही नहीं है, मीनिंग तो बदलता रहता है, तो ऐसी लोगोसेंट्रिसिज्म जैसे कोई चीज होती ही नहीं है। व्हाट डज द फ्रेज
देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट इम्प्लाई, क्या मतलब है इसका? दिस फ्रेज बाय दरिदा मीन्स ऑल मीनिंग इज प्रोड्यूस विद इन द सिस्टम ऑफ लैंग्वेज इटसेल्फ। इसमें भी दो क्वेश्चंस बनते हैं, एक तो ये कि देयर इज नथिंग आउटसाइड द टेक्स्ट, ये किसने बोला है, किसका फ्रेज है ये? द आंसर इज डेरिडा, डेरिडा का फ्रेज है ये। और क्या मतलब है इसका? इसका मतलब ये है कि सब कुछ जो है वो लैंग्वेज में ही है, लैंग्वेज के बाहर कुछ नहीं है, टेक्स्ट के बाहर कुछ है ही नहीं, सारे मीनिंग्स आपको टेक्स्ट में ही मिलेंगे, लैंग्वेज से ही मिलेंगे। और इसलिए हम कोई फिक्स्ड मीनिंग फाइंड आउट नहीं कर सकते, जो टेक्स्ट को पढ़ रहा है वो अपने अकॉर्डिंग उस मीनिंग को समझेगा। 6th क्वेश्चन है, व्हाट इज अफोरिया इन अ टेक्स्ट? अफोरिया रेफर्स टू अ मूवमेंट ऑफ पजलमेंट और कॉन्ट्राडिक्शंस इन अ टेक्स्ट। एक टेक्स्ट के अंदर जो पजलमेंट का मूवमेंट आता है या कॉन्ट्राडिक्शंस उठती हैं, उसको हम अफोरिया के नाम से समझते हैं। वेयर इंटरप्रिटेशंस ब्रेक डाउन हाईलाइटिंग द इनस्टेबिलिटी एंड इनडिसाइडेबिलिटी ऑफ मीनिंग, जिसमें आप मीनिंग और मीनिंग की स्टेबिलिटी को डिसाइड नहीं कर पाते। What does intertextuality tell us about text? टेक्स्ट के बारे में इंटरटेक्चुअलिटी क्या बताती है? ये टर्म किसने कॉइन करी है, ये भी इस आंसर में है, जूलिया क्रिस्टीवा। और इसका क्या मतलब है? इंटरटेक्चुअलिटी मीन दैट एवरी टेक्स्ट इज शेप्ड बाय इकोज और ट्रांसफॉर्म द अदर टेक्स्ट मेकिंग ओरिजिनलिटी एंड इल्यूजन। हर टेक्स्ट जो होता है वो दूसरे टेक्स्ट से कनेक्टेड होता है, और अगर आप उसमें कोई ओरिजिनलिटी ढूंढ रहे हैं तो ये इल्यूजन है। कोई ओरिजिनलिटी किसी टेक्स्ट में नहीं होती, सारे टेक्स्ट जो है वो इंटरकनेक्टेड होते हैं। What does Barth suggest by death of the author? Barth argues that author's intention should not limit interpretations. Instead, the reader becomes central, meaning is generated through the act of reading. रोला बार्थ ने डेथ ऑफ द ऑथर में क्या बात करी है? उन्होंने ये बात करी है कि ऑथर के जो इंटेंशंस होते हैं वो किसी भी टेक्स्ट की इंटरप्रिटेशंस को लिमिट नहीं कर सकते। रीडर सेंट्रल होता है, ना कि राइटर। How does Foucault redefines authorship? Foucault sees authorship not as a personal creativity, but as a social and discursive function shaped by institutions, history and ideology. Foucault का मानना है कि ऑथरशिप जो होती है वो कभी पर्सनल नहीं होती है, कोई पर्सनल क्रिएटिविटी नहीं है। आप जो भी लिखोगे वो किसी ना किसी डिस्कोर्स से इन्फ्लुएंस्ड होगा, या तो हिस्ट्री से, या आइडियोलॉजी से, या किसी इंस्टीट्यूशन से। क्वेश्चन नंबर 10, What does power knowledge mean in Foucault's thought? Foucault argues that knowledge is not objective but is created and maintained through system of power and vice versa. आपको एक क्वेश्चन आ सकता है कि पावर नॉलेज का क्या कनेक्शन है फूको के अकॉर्डिंग, तो उसमें आपको इस आंसर को समझ के अपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। Introduced by Deleuze and Guattari, a rhizome is a metaphor for non-hierarchical, decentralized structures of knowledge that grows in multiple, unpredictable directions, unlike tree-like linear structure. ये जो टर्म है राइजोम, ये आपको एमसीक्यूज में आ सकती है। इसका मतलब क्या है? ये लिटरेरी टर्म है, थियोरी का वर्ड है, क्या है? तो आपको याद रखना है कि किसने प्रोपाउंड की थी, ये टर्म किसने इंट्रोड्यूस करी थी। इसमें दो नाम आपको याद रखने हैं, डिल्यूज एंड गैटारी, और ये एक मेटाफर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज सेंटर व्यूड इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म? पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आर्ग्यूज दैट स्ट्रक्चर क्लेमिंग टू हैव फिक्स्ड सेंटर, जैसे कि ट्रूथ, ओरिजिन और मीनिंग, आर इल्यूजन। मीनिंग इज ऑलवेज शिफ्टिंग एंड प्रोड्यूस थ्रू डिफरेंस। ये हम कर चुके हैं कि पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म सेंटर को कैसे देखता है, वो क्रिटिसाइज करता है, वो कहता है सेंटर कुछ होता ही नहीं है, क्योंकि मीनिंग्स जो है वो शिफ्ट होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, तो इसमें क्या है जो चीज फिक्स्ड रहेगी? देयर इज नो फिक्स सेंटर। What is the function of deconstruction in literary theory? Deconstruction reveals how texts contradict themselves, dismantling the illusion of unity, coherence and final meaning, showing how texts undo their own logic. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आपको इसको समझ के एमसीक्यूज में अटेम्प्ट करना है। इसी तरह से और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अभी हमने स्ट्रक्चरलिज्म और पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म के कुछ क्वेश्चंस को रीड करा है, कुछ हमने डीकंस्ट्रक्शन के क्वेश्चंस को रीड करा है। ये देखिए, दे आर मैनी। अभी हम कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे जो सिर्फ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म की बात करते हैं। What is the role of reader in post-structuralist theory? The reader became the center of meaning making
इंटरप्रिटेशन इज ओपन एंडेड, सब्जेक्टिव एंड कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट। पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थियरी ये कहती है कि रीडर्स जो हैं वही सेंटर होते हैं मीनिंग को क्रिएट करने के लिए, और इतनी सारी इंटरप्रिटेशंस हो सकती हैं एक टेक्स्ट की, वो ओपन एंडेड है, एंडलेस हैं, और सब सारी इंटरप्रिटेशन सब्जेक्टिव होंगी और कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करती होंगी। हाउ डज लैंग्वेज फंक्शन इन पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म? Language is seen as unstable and self-referential, with meaning produced through difference and not through direct reference to an external reality. पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म में लैंग्वेज को अनस्टेबल मानते हैं और सारे मीनिंग्स जो हैं वो किसी ना किसी डिफरेंस के थ्रू प्रोड्यूस होते हैं, उसमें कोई डायरेक्ट रेफरेंस नहीं होता है टू एन एक्सटर्नल रियलिटी। क्वेश्चन नंबर 20 बहुत बार नेट में पूछ चुके हैं, What is text in deconstruction? Text क्या होता है deconstruction में? A text is any system of signs that can be interpreted, not just written work, but anything that carries meaning and is open to analysis. टेक्स्ट होता है कोई भी ऐसा सिस्टम जिसके अंदर साइंस होते हों, और ज़रूरी नहीं कि ये जो साइंस हैं ये किसी किताब के अंदर ही हों, ये किसी भी काम में हो सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी आउटसाइड द बुक, दे कैन ऑल्सो बी आउटसाइड एनी वर्क, एंड दे आर ओपन टू एनालिसिस। आप उसका एनालिसिस कर सकते हो अपने हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 21 भी ऑफनली आस्क्ड क्वेश्चन है यूजीसी नेट में। व्हाट डज डिसिमिलेशन मीन इन डेरिडा's थियरी? इट रेफर्स टू scattering of meaning. Words can generate multiple meanings that cannot be fully controlled or contained. Dissemination का मतलब होता है कि मीनिंग्स का बिखर जाना। मीनिंग्स जो हैं उनको वो मल्टीपल, किसी भी वर्ड के मल्टीपल मीनिंग्स हो सकते हैं और वो इतने हद तक हो सकते हैं कि उनको कंट्रोल करना या कंटेन करना मुश्किल हो जाए। क्वेश्चन नंबर 23, व्हाट डज इट मीन टू रीड अगेंस्ट द ग्रेन? ये टर्म इंपॉर्टेंट है, ये भी ऑफन नेट में पूछा जा चुका है ये क्वेश्चन कि रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन का क्या मतलब है। इट मीन्स टू चैलेंज द डोमिनेंट एंड इंटेंडेड रीडिंग ऑफ अ टेक्स्ट, रिवीलिंग सप्रेस्ड और कॉन्ट्राडिक्टरी मीनिंग्स। ये आपको याद रखना है कि रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब है कि जो मीनिंग्स आज तक बनते आए हैं और सिखाए गए हैं उसके अगेंस्ट रीड करना टेक्स्ट को, उन मीनिंग्स को चैलेंज करना, और जो छुपे हुए मीनिंग्स हैं उनको बाहर निकालना। व्हाट इज ट्रेस इन डेरिडा's थॉट? ये हमने अभी लेक्चर में कवर किया था, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। व्हाट इज द पॉलिटिकल इम्प्लीकेशन ऑफ पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म थियरी? ये क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। By destabilizing fixed identities and ideologies, it opens space for marginalized voices and alternate interpretations, challenging dominant power structures. इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो हम अभी रीड नहीं कर पाए, आप अपने लेवल पे इस पीडीएफ से रीड कर सकते हैं। पीडीएफ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। इसी तरह सारे थियोरी पे और सारे चैप्टर्स पे, सब यूनिट्स पे आपको इस पीडीएफ में क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ वन लाइनर क्वेश्चंस हैं, कुछ वन वर्ड क्वेश्चंस हैं, डिपेंडिंग अपॉन द कंटेंट ऑफ द थियोरी। कितना कंटेंट है उस पर कितने क्वेश्चंस बनते हैं उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे बना रखे हैं, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं। वैसे हम इन सारे लेक्चर्स में धीरे धीरे इन सारी थियोरीज को, ड्रामा के सारे टेक्स्ट को, पोइट्री को, इन सबको कवर करेंगे वन बाय वन। आगे की वीडियोस देखने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।